हिंदी से संबंधित प्रश्न जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी लाभदायक है। यहाँ पर हम संपूर्ण हिंदी को कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी से संबंधित आपसे कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे, आपके दिमाग में सीधे के सीधे सारे कॉन्सेप्ट छप जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। अगर आपको इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। फिर वहां से आपको क्या होगा, पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पहले हमने वर्ण विचार देखा था। हिंदी व्याकरण में हम क्या करने वाले हैं, तो हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश क्या होता है, कुछ सेक्शन दे दिए जाते हैं जो कभी आपने नहीं पढ़ा है और अचानक से आपको मिल जाएगा सामने, उसको पढ़ करके आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन के आंसर करने हैं, इसको कर लिया जाएगा। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, अब यह काल, लिंग, वचन, कारक, रचना, ये सबको एक साथ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म और उसके बाद रस, छंद, अलंकार। तो 4 से 5 क्लास में हमारा व्याकरण कवर हो जाएगा। 4 से 5 या 5-6 हो सकता है। ठीक है, तो 5-6 क्लास में हमारा व्याकरण कवर हो जाएगा। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी, समानार्थी, इन सब शब्दों को 1 या 2, 3, 4 वीडियो में ये सब भी कवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपने इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, वर्ण देखा था। वर्ण क्या होता है, देखिए वर्ण मतलब क्या, जैसे हम कोई भी भाषा बोलते हैं, जिस भी भाषा में बात करते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, तो ध्वनि क्या, मूल ध्वनि का सबसे छोटा खंड या सबसे छोटा टुकड़ा जिसके बाद उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, वही कहलाता है वर्ण। तो यह कहा जा सकता है कि भाषा, हम जिस भी भाषा में बात करते हैं, तो देखिए भाषा, हमने बोला आपसे क्या कि तुम यहां से चले जाओ, हम क्या बोले, तुम यहां से चले जाओ। अगर आप इस भाषा को समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हमको यहां से जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस भाषा ये कैसे बना, तो एक एक वर्ण से मिलकर बना, और जब आप इसे तोड़ेंगे तो सबसे लास्ट का जो टुकड़ा होगा जिसके बाद हम इसे नहीं तोड़ सकते, वही कहलाता है वर्ण। और इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिटेल में चर्चा किया हुआ है, तो आज इसको करने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है, यहां पर एक चीज के लिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कहा कि हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं। क्या, हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर हैं। अब क्या होता है, ये जो 3 स्वर दीर्घ स्वर वाला री, लरी और लिरी, तो इसका अब यूज नहीं होता है। तो इसको अगर हटा दिया जाए, देखिए इसको अगर हटा दिया जाएगा तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हो जाएंगे, इसको हटाने के बाद हिंदी वर्णमाला में जिसका अभी यूज नहीं होता, अगर यूज होता तो ये भी ऐड होता तो 16 स्वर होते। ठीक है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में अब इन तीनों का यूज नहीं होता है। तो हमारे पास कितने स्वर बच गए, हमारे पास स्वर बच गए 13। हमारे पास क्या स्वर बच गए, 13। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी मतलब दिया हुआ है, ऐसे जानते हैं, ये जो अंग अंग अनुस्वार और अविसर्ग अह जो है, ये क्या है, अयोगवाह स्वर है। और इसको ये ना स्वर है ना व्यंजन है, तो इसको इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो अगर इसे भी हटा दिया जाए तो हमारे पास स्वरों की संख्या 11 होगी। और अगर इसको हम मतलब अयोगवाह को जोड़ करके स्वर के बारे में बताए तो हमारे पास जो स्वर की संख्या होगी वो 13 होगी। ठीक है, तो 13 और 11 कब होगा, 11 होगा अगर अंग और अविसर्ग अह को हटा दिया जाए, यानी कि अयोग वाह को हटा दिया जाए, तब अगर उसको हम ऐड करते हैं तो 13 होता है। तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे बुक्स में 13 स्वर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, अंग और अह को जोड़ा गया है। चलिए हम आज बात करते हैं शब्द विचार की। जब हम वर्ण देख लिए तो वर्ण के बाद क्या होगा, वर्ण जब जुड़ जाता है, ठीक है, वर्ण का समूह क्या बनाता है, भाषा बनाता है। और हम भाषा कैसे यूज करते हैं, तो शब्दों को जोड़ करके, शब्दों को पिरो करके एक वर्ण से शब्द बना और शब्द मिल करके वाक्य बना, और वाक्य ही तो भाषा होता है। तो क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं शब्द विचार। क्या देखेंगे, शब्द विचार को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आता है, शब्द। अब शब्द क्या है, इंग्लिश में तो इसे वर्ड कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम आपसे अगर कुछ यहां से बोल रहे हैं, जैसे कि आपका नाम है चिंटू, तो मैंने क्या बोला, चिंटू बोला, तो ये क्या है भाई, ये शब्द बना। अब ये शब्द कैसे बना है, तो शब्द जैसा कि हमने देखा है कि हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का एक समूह होता है। ठीक है, वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला के वर्णों से मिल करके, वर्ण क्या है ये भी जानते हैं आप, तो वर्णों से मिल करके एक शब्द बनता है। तो वर्णों का एक समूह को ही शब्द कहा जाता है।
वर्णों के एक समूह को ही शब्द कहा जाता है। आपको समझ में आ गया कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्ण जब जुड़ करके दो या दो से अधिक वर्ण को जब हम जोड़ करके कोई चीज बनाते हैं तो वो कहलाता है शब्द। अच्छा, शब्द क्या? एक ऐसा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता हो, मीनिंगफुल हो, अर्थ हो उसका, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द ऐसा भी है, हम लिख दिए, मान लिए कि हम यहां पर आपको लिख दिए कि रा और टा। अब इसका ये मैंने वर्ण भी जोड़ा, मैंने शब्द भी बनाया, लेकिन क्या इस शब्द का कोई अर्थ है क्या? राटा, क्या कभी सुना है आपने? क्या इसका कोई अर्थ आप लगा सकते हिंदी में? राटा नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही र के साथ ओ कार लगा दिया और ट के साथ दीर्घ कार लगा दिया तो क्या हुआ? रोटी। अब ये जो वर्ण से मिलकर के शब्द बना तो ये क्या है? सार्थक शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ है। तो इसमें हम लोग समझेंगे आगे। तो देखिए, वर्ण या फिर ध्वनियों के सार्थक मेल को याद रखिएगा। सार्थक मेल की बात करी जा रही है। सार्थक का मतलब क्या? अर्थ हो जिसका, सजोड़ अर्थ, जिस शब्द के साथ अर्थ मिला हुआ हो, अर्थ के साथ साथ चलता हो, वही है सार्थक। यानी कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता हो, मीनिंग निकलता हो, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, आपने सुना संतरा। क्या सुना आपने? संतरा। संतरा क्या है भाई? संतरा वर्ण से मिलकर के बना वर्णों का समूह है, और जब हम इसको मिलकर के बनाए हैं तो एक इससे अर्थ निकला। और आप जैसे ही सुनेंगे संतरा और आप हिंदी भाषा को समझते हैं तो आप समझ जाएंगे ना कि संतरा क्या है, ठीक है। तो एक शब्द बना, मीनिंगफुल शब्द बना, और यह है वर्णों या फिर ध्वनियों के सार्थक मेल को, मेल मिलाप हो गया ना उसके साथ, तो वो बना संतरा। अब आपको जैसे ही बोला गया कबूतर, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा, लेकिन अगर आप कबूतर का कोई अर्थ नहीं होता या फिर ऐसा कह दिया जाए कि कबतर, है ना, या हर्ष, ये जो हर्षकर है उसको अगर नहीं लगाया जाए, कबतर हो जाए, तो क्या उसका कोई मीनिंग होगा? वर्ण भी है, वर्णों का मेल भी है, लेकिन वह एक निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो ये हम आगे देखेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि वर्ण शब्द क्या है? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और यह भी कहा जा सकता है वर्णों या फिर ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम बहुत सारे चीजों को लिखे हैं, तो पीडीएफ में आप इसे देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, सारे के सारे चीज। अब देखिए, शब्दों के भेद कितने होते हैं। शब्दों को बांटा जाता है, देखिए शब्दों को बांटा जाता है दो तरीके से। शब्दों को बांटा जाता है दो तरीके से। शब्द कैसे बना? तो वर्णों के मिलने से, वर्णों का के मिलने से जब वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो एक शब्द बनाता है। क्या? एक शब्द बनाता है। और शब्द का क्या? कुछ ना कुछ अर्थ होता है, या फिर हम क्या बोले कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो दो तरह से हम शब्दों को बांटते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर अगर बांटे तो सार्थक शब्द, क्या? सार्थक शब्द, और एक होता है निरर्थक शब्द। क्या? एक अर्थ सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं, याद रखिएगा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कभी कभी शब्द को इस प्रकार से भी बांटा जाता है, ठीक है, कि शब्द के दो भेद, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द अब क्या होता है? सार्थक को बांटा जाता है तीन तरीके से, उसके बनावट के आधार पर, शब्दों को उसके उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा जाता है, अर्थ के आधार पर भी, विकार के आधार पर भी। तो इसको डिटेल में जब हम करेंगे तब, लेकिन हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे तरह से व्याकरण को, एकदम व्याकरण का हम इसको एक तरह से समझे कि आपको एकदम मास्टर बना दे, ऐसा मतलब इतना करा दिया जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर ले, है ना। तो चलिए देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद दो, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो देखिए, समझ में आ गया होगा कि सार्थक मतलब क्या होता है? जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले। वर्ण समूह क्या होता है भाई? वर्ण समूह ही तो शब्द होता है, वर्ण समूह ही तो शब्द होता है। और अगर जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा, अरे भाई यहां तुम एक काम करना, आज तुम यहां पर आना। अब आप क्या है, इस भाषा को समझे, इसका कोई अर्थ भी था और वर्णों के मिलने से ही बना था, तो इसका अर्थ निकला और उसे कहते हैं सार्थक शब्द। अगर यहां पर मैं आपको कह दूं कि मैंने लिखा कमल, कमल, तो इसका मतलब क्या है? क एक वर्णमाला के अंदर वर्ण है, म वर्ण है, ल वर्ण है, जब तीनों को हमने मिलाया तो ये एक सार्थक शब्द बना। क्योंकि जैसे ही मैंने कमल सुना तो हमारे मन में ये एक पिक्चर बन गया होगा, ठीक है।
ये बन गया होगा कमल, है ना। तो इससे क्या पता चला कि जो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, निरर्थक क्या होगा, एक ऐसा वर्ण समूह यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ ना निकले। जैसे कि देखिए यहां लिखा हुआ है वीठा, है ना, वीठा। अब इसका क्या ही शब्द, इसका क्या ही अर्थ निकालेंगे आप, यहां पर लिखा हुआ है ची, है ना, तो इसका क्या ही अर्थ निकालेंगे। तो ये निरर्थक शब्द है, भले ये वर्ण के समूह से बना है, वर्ण के मिलने से बना है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो निरर्थक शब्द होता है। अब देखिए सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी एक सार्थक शब्द है, लेकिन जैसे ही हम नीपा लिख दिए तो वो एक निरर्थक शब्द है। अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से, ये तो था अर्थ की दृष्टि से शब्द को दो भाग में बांटे थे, एक होता है प्रयोग की दृष्टि से शब्द को हम बांटते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द को बांटा जाता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्या, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, याद समझ में आ रहा है, विकारी और अविकारी। तो देखिए शब्दों के सार्थक मेल से, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। जब शब्द, देखिए जब वर्ण मिलते हैं शब्द बनते हैं, जब शब्द मिलते हैं वाक्य बनते हैं, जब वाक्य मिलते हैं तो भाषा बनता है। समझ में आया, जब वर्ण मिलते हैं शब्द बनते हैं, जब शब्द मिलते हैं वाक्य बनता है, जब वाक्य मिलते हैं भाषा बनता है, भाषा बनता है एक दूसरे से बात करते हैं, और बात करते हैं तो प्यार होता है, तकरार होता है, मार होता है, इजहार होता है, जो भी है सब कुछ भाषा से ही है। तो चलिए शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। शब्द भाषा की प्राण वायु है। शब्द क्या है, भाषा का प्राण प्रिय है। अगर शब्द नहीं हो तो भाषा नहीं, अगर वर्ण नहीं हो तो शब्द नहीं। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। वाक्य में शब्द का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इस आधार पर हम शब्द को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अच्छा, विकारी का मतलब क्या है भाई, विकारी का मतलब यह है कि अगर हम किसी शब्द को यूज कर रहे हैं, हम कोई भी शब्द बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम किसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं वाक्य में, ठीक है। अब विकार का मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर कभी ना कभी चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। विकार का मतलब यहां पर यह मत समझिएगा कि बीमार पड़ गया, विकार का मतलब यह नहीं समझिएगा कि वो बैठ करके बुखार उसको हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पर यह है विकार का मतलब एक ऐसा विकारी शब्द जिसका हम लोग उपयोग के आधार पर कुछ अगर फेरबदल कर दिया जाए उसके साथ, तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। क्या होगा, उसका मीनिंग ही बदल जाएगा, उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विकारी शब्द। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विकारी शब्द क्या है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाए। देखिए एक ऐसा शब्द, विकार का मतलब क्या, परिवर्तन, और एक ऐसा शब्द जिसमें अगर लिंग में कुछ, उसके लिंग में चेंज कर दिया जाए तो विकार, उसमें परिवर्तन आ जाए। उसके वचन में चेंज कर दिया जाए, मान लिया कि हमने लिखा छिपकली, उसके वचन में चेंज कर दिया जाए, वो हो जाएगा छिपकलिया। तो अब क्या है, छिपकली ही था लेकिन उसका मीनिंग में चेंज आ गया। जैसे ही छिपकलिया मैंने बोला तो आप समझेंगे बहुत सारे छिपकलिया, जैसे ही छिपकली बोला तो आप क्या समझेंगे, एक छिपकली। तो मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने क्या किया, उसके वचन में चेंज कर दिया। अगर लिंग में चेंज कर दिया जाए, अगर लिंग में चेंज कर दिया जाए तो शब्द का मीनिंग ही चेंज हो जाए, तो उस तरह से क्या होता है, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लिंग है आपका लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, क्या है, लड़का में हमने क्या बोला, पढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम उसके लिंग में चेंज करते हैं उसी शब्द में, तो क्या हो जाएगा भाई, आप जैसे ही बोलेंगे लड़का पढ़ता है तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, चिंटू पढ़ रहा है, ठीक, चिंकी नहीं पढ़ रही है ना, चिंकी नहीं पढ़ रही। लेकिन जैसे ही बोला हमने लड़की पढ़ती है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, तो लिंग में चेंज किया, शब्द के मीनिंग में चेंज हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो यह है आपका विकारी शब्द। तो याद रखिएगा लिंग, वचन, कारक, विसंज्ञा, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं, ठीक है। चलिए वचन अगर कर दिया जाए, वचन में चेंज कर दिया जाए, जैसे बोल रहा है कि लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो आप क्या समझेंगे, कोई एक लड़का पढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम बोल दिए कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो क्या समझेंगे आप, अरे बोल रहा है लड़के पढ़ रहे हैं, मतलब कि यहां एक ग्रुप बना करके लड़का पढ़ रहा होगा, दो चार पांच लड़के पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वचन में चेंज करने से उसके वाक्य में चेंज आ जा रहा है, उसके मीनिंग में चेंज आ जा रहा है ना। कारक, कारक मतलब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, लड़का पढ़ता है, और यहां पर है ये एक लड़का पढ़ रहा है, लड़के को पढ़ने दो, तो वहां पर क्या है, किसी और को बोल रहे हैं उसको पढ़ने दो, तो कारक में चेंज आने से मीनिंग चेंज आ जा रहा है।
विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखिए इन सब को डिटेल में हम करने वाले हैं। याद रखिएगा केवल ये एक विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन, कारक ये शब्द में चेंज करने से इसके वाक्य के मीनिंग में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसमें विकार आ जाता है, किसी ना किसी प्रकार से परिवर्तन आ गया। मान लिया हम हेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी से अनहेल्दी हो जाए तो हमें क्या आता है, विकार आता है, तो हमारे इस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो वैसे ही भाषा के, शब्द के, वाक्य के अवस्था में परिवर्तन आ जाए तो वो क्या होता है, विकार होता है। और विकार हम कैसे उत्पन्न करते हैं, लिंग में चेंज करके, वचन में चेंज करके, कारक में चेंज करके। तो समझ में आ गया होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब शब्द विकारी शब्द हैं और इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर परीक्षा हॉल्ट के साथ लगे हुए हैं तो। अब अविकारी शब्द क्या है, तो अविकारी शब्द है कितना भी, एक ऐसा लड़का है उसे कितना भी ठंडा पानी पिला दो, उसे कितना भी जूस पिला दो, रात में खिला दो, लेकिन उसका शरीर का हेल्थ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब वो क्या है, परिवर्तन उसके अवस्था में नहीं ला सक रहे हैं, तो वो है अविकारी, मतलब उसको कोई विकार नहीं होता। तो वैसे ही किसी वाक्य में, किसी शब्द में लिंग, वचन, कारक लगाकर भी अगर उसके शब्द के, वाक्य के मीनिंग में चेंज नहीं ला पाए तो वो कहलाता है अविकारी शब्द। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, जैसे कि यहां पर हम कह रहे हैं कि परंतु, परंतु क्या एक शब्द है, जी हां, परंतु भी एक शब्द है, लेकिन आप इसके लिंग में क्या ही चेंज करेंगे, आप इसके वचन में क्या ही चेंज करेंगे, आप इसके कारक में क्या चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। परंतु एक वचन में भी परंतु होगा, परंतु बहुवचन में भी परंतु होगा, परंतु का लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या करेंगे आप, अगर बोल रहे हैं आप तथा, है ना, तो तथा एक वचन में भी वही, बहुवचन में भी वही, इसके लिंग में भी वही, कारक में भी वही। धीरे धीरे अधिक, धीरे धीरे बोलना कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। तो वहां जो धीरे धीरे का यूज हुआ है वो अविकारी शब्द, वहां पर जो लेखक या कवि जी होगा वहां पर अविकारी शब्द का यूज किया है ना, अविकारी शब्द का यूज किया है ना। अगर कोई कह दे कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर इस तरह से बात कोई कह रहा है तो यहां पर अगर क्या है, अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी शब्द है, किसका, मीनिंग में हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, मीनिंग में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक। देखिए क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, संबंध लगाते हैं आपसे, हमसे, नाना जी से, दादाजी से, है ना, तो ये है समुच्चय बोधक, विस्मयधीर। तो ये सब को हम लोग आगे व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। बस यहां पर ये समझिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, शब्द विचार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को हम बांटते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ना, शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है। मान लिया कि आपने कोई शब्द का इजाद कर दिया, आपने कोई शब्द आपने बना दिया, है ना, तो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, अगर आपको उसका ओरिजिन पता है या फिर आपको उत्पत्ति का पता है तो उत्पत्ति के हिसाब से शब्दों को चार प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आपसे इसी जगह से पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तत्सम, तद्भव, आपने सुना होगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये आपने सुना होगा। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द को बांटा जाता है चार भागों में, एक तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। देखिए, भले आदमी किसी का अगर नाम रख दिया जाए, किसी का नाम मान लिया कि विष्णु रख दिया जाए, तो क्या उसमें विष्णु जी के जैसा, विष्णु भगवान के जैसा गुण आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, ये सब भी क्या है, एक तरह से क्या, हमको पढ़ाई जो दिया गया है, जो स्टडी करने के लिए, तो उसमें अगर किसी का नाम दिया गया है तो उसके नाम के अनुरूप ही उसका काम होता है, इस बात को समझिएगा। तो तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज शब्द और विदेशज शब्द, एक एक करके समझते हैं। चलिए, तत्सम शब्द जो है संस्कृत भाषा की, याद रखिएगा, तत्सम शब्द जो है ना भाई, तो उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि उसकी उत्पत्ति, किसी भी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, उसके आधार पर हम शब्दों को चार भागों में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो देखिए, तत्सम शब्द, अब ये शब्द ही तो है, अब तत्सम क्या है, ये शब्द ही तो है, मतलब कि एक ऐसा शब्द, अब देखिए इसको अगर तोड़ करके देखते हैं, तत्सम, त हलंत और उसके बाद सम, है ना, तो यहां तत् का मतलब क्या है, उसके जैसा, उसके, है ना, तत् का मतलब उसके, और सम का मतलब एक समान, मतलब उसके जैसे एकदम हू बहू, उसके जैसे हू बहू, उसके जैसे एक समान। अब किसके जैसे,
किसके जैसे? तो ये है संस्कृत के जैसे। संस्कृत में अगर किसी शब्द को जिस तरीके से बोला जाता है, संस्कृत में जिस तरीके से किसी शब्द को समझा जाता है, हूबहू हम उसको हिंदी में कॉपी कर दिए, हिंदी में उसको कॉपी कर दिए, तो वो शब्द कहलाता है तत्सम शब्द। तत् का मतलब उसके, समान का मतलब एक समान, मतलब उसके समान जैसा ही संस्कृत में जो उसको बोला जाता था वैसे ही हम हिंदी में उसको कॉपी कर दिए, तो वो शब्द कहलाता है तत्सम। क्या कहलाता है? तत्सम। तो देखिए हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द यानी कि संस्कृत में जो भी शब्द यूज होते हैं उसको अगर हूबहू हम हिंदी में यूज कर दे तो वो शब्द कहलाता है तत्सम शब्द। समझ में आया? कवि, कवि को संस्कृत में भी कवि कहा जाता है और हिंदी में भी कवि कहा जा रहा है। माता को, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा में आप माता को माता कहेंगे तो हिंदी में भी इसको माता कह रहे हैं। तो एक ऐसा शब्द जो कि संस्कृत से लिया गया हो, समझ रहे हैं, एक ऐसा शब्द जो संस्कृत से लिया गया है और हूबहू उसको उठा करके रख दिया गया है, तो उसको कहा जाता है तत्सम शब्द। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए विद्या, संस्कृत में भी विद्या, हिंदी में भी उठा करके इसको विद्या कह दिया गया, तो ये क्या है? तत्सम शब्द। नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। मृत्यु, संस्कृत में भी मृत्यु और हिंदी में भी हम इसे मृत्यु कहते हैं। तो जैसा संस्कृत में वैसा उठा करके अगर हम हिंदी में यूज कर दे, कहे कि नहीं संस्कृत में जो है उसको उठा करके तो हम हिंदी में यूज करेंगे, तो वो कहलाएगा तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम शब्द। तो देखिए आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो उसके लिए आपको एक हम पीडीएफ देंगे जिसमें कि तत्सम और तद्भव शब्द का एक तरह से डिक्शनरी होगा, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर तत्सम और तद्भव पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि तत्सम, यहां पर संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए आम्र, तो आम्र का मतलब आप क्या समझते हैं? आम समझते हैं, आम। और ये आम्र क्या है? कहा जाता है ना कभी कभी आम्र वर्षा, तो ये जो आम्र है संस्कृत भाषा के शब्द है। हिंदी में भी अगर इसको यूज कर दिया जाए तो यह आम्र, आम्र क्या है? आम्र मतलब तत्सम शब्द है। अंधेरा, आश्चर्य, आश्चर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। अर्ध, अश्रु, अक्षर, अकस्मात, अमूल्य, अग्नि, आलस्य, अंगरक्षक, है ना, ओष्ठ, आशीष, ये सब देख लीजिएगा आप अपने से। अर्ध है, अन्न है, अनर्थ है, कंक है, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं जिसको हिंदी में जब यूज करते हैं तो हूबहू हम इसको ऐसे यूज कर देंगे, तो ये कहलाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम। अगला है तद्भव। ठीक है, आपको एक पीडीएफ देंगे जिसमें तत्सम और तद्भव की एक सूची होगी, लिस्ट होगा, आप उसको देख लीजिएगा, एक बार केवल देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां तो आपको समझा ही दिए। अब है तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होता है भैया? तद का मतलब होता है उससे, तद का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है होना, मतलब कि वो है तब हम है, या फिर उससे होकर के हम यहां पर आए हैं, उससे होकर आया है। तद, उससे, भव का मतलब होना, यानी कि उससे होकर के ये यहां पर आया है। एक ऐसा शब्द जो उससे होकर के आया है, उससे होकर के, यानी कि वहां से थोड़ा मोड़ा चेंज करके हम उठा के यहां पर इसको लेकर के आ गए हैं, तो वो है तद्भव शब्द। तो उससे कौन भाई? कहां से? संस्कृत से। कहां से? संस्कृत से। तो संस्कृत से, ठीक है, जब किसी शब्द को उठाकर कुछ उसमें परिवर्तन करके, कुछ उसमें विकृति करके, कुछ उसमें फेरबदल करके जब हिंदी में हम यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं तद्भव। समझ में आ गया? उसी को कहते हैं तद्भव। तो ऐसे शब्द, तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, प्राकृत भाषा, ठीक है, प्राकृत से विकृत होकर, परिवर्तित होकर उसके उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके हिंदी में हम लेकर के आते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। दूसरे शब्द में आप समझिए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए, जो बिगड़कर संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो डायरेक्ट हूबहू हिंदी में आ जाए, तत्सम थोड़ा मोड़ा परिवर्तित होकर के, उसको बिगड़ करके, विकृति आकर के, परिवर्तित होकर के अगर आए तो वो कहलाता है तद्भव, मतलब कि उससे होकर के आया है लेकिन थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे कि हिंदी में कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है कास्ट। क्या? संस्कृत में कहा जाता है कास्ट, और जब इसको हिंदी में हम लिए हैं तो फेर बदल करके इसको बोल दिया गया काठ। क्या बोल दिया गया? काठ। तो ये हो गया आपका तत्सम, और तत्सम का तद्भव क्या हो जाएगा भाई?
तो तत्सम का तद्भव हो जाएगा काठ। क्या हो जाएगा? काठ हो जाएगा। जैसे कि संस्कृत में बोला जाता है कुपुत्र। क्या बोला जाता है? संस्कृत में कुपुत्र बोला जाता है। तो संस्कृत का भाषा हिंदी में अगर यूज करेंगे तो तत्सम है, तो ये हो गया तत्सम। और इस कुपुत्र का तद्भव क्या होगा? अगर संस्कृत से उठा करके कुछ फेर बदल करके हिंदी में यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है तद्भव। तो कुपुत्र का तद्भव क्या होगा? कुपूत हो जाएगा। संस्कृत में होता है ग्राम, और ग्राम में फेर बदल करके हम उसी मीनिंग को, उसके मीनिंग को हिंदी में यूज कर रहे हैं, बोलते हैं गांव। तो ये तत्सम और ये तद्भव। तो ये लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए संस्कृत में गौ और हिंदी में उसी गौ को चेंज करके हम बोलते हैं गाय। ये हो गया तत्सम, ये हो गया तद्भव। संस्कृत में बोलते हैं गणना करना और हिंदी में बोलते हैं उसी को गिनना। तो इसमें चेंज करके हम यहां पर लेकर के आ गए, थोड़ा बिगाड़ करके, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके, थोड़ा लात जूता देके परिवर्तित करके लेकर के आ गए। तो यह कहलाता है तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। तत्सम संस्कृत में जैसा है वैसा हूबहू, तद्भव संस्कृत या फिर प्राकृत से लेकर के आए हैं लेकिन फेर बदल करके। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि हिंदी में संस्कृत में दुग्ध और हिंदी में दूध, संस्कृत में दुग्ध और हिंदी में दुग्ध, तो ये तत्सम हो जाएगा। देखिए बताइए दूध का तत्सम क्या होगा? दुग्ध होगा। और दुग्ध का तद्भव क्या होगा? दूध होगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारिकेल, अब देखिए नारिकेल कहा जाता है तो नारिकेल संस्कृत में कहा जाता है किसे? नारिकेल होता है संस्कृत में, नारिकेल संस्कृत की भाषा है, तत्सम है। और नारिकेल का तद्भव क्या होगा? नारियल। जो आप लोग नारियल यूज करते हैं ना, तो इसका संस्कृत में होता है नारिकेल। तो ये तत्सम और तद्भव हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? अब तद्भव के भी दो प्रकार होते हैं। तद्भव को दो प्रकार से बांट सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। संस्कृत से डायरेक्ट आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले, तो ये कहलाता है तत्सम। तद्भव दो प्रकार के, एक तो डायरेक्ट संस्कृत से आया जैसे कि नारिकेल, नारिकेल है और नारिकेल संस्कृत भाषा, और नारिकेल का तद्भव क्या है? नारियल है। नारिकेल का तद्भव नारियल, तो डायरेक्ट ये संस्कृत से आया है। लेकिन अगर बीच में प्राकृत भाषा को भी देख लिया जाए और उससे संस्कृत से आया प्राकृत और प्राकृत से आकर के हिंदी में आता है, तो वो कहलाता है सीधे प्राकृत से आने वाले। तो ये देख लेते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए संस्कृत में अग्नि को कहा जाता है अग्नि। ठीक है। संस्कृत में अग्नि हुआ और प्राकृत में इसी अग्नि को अग्नि कहा जाता है। और इसका जब तोड़ा मड़ोड़ा रूप हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तद्भव हिंदी आग बोलते हैं। संस्कृत में बोलते हैं वत्स, प्राकृत में बोलते थे वच्छ। और उसी को जो है संस्कृत और प्राकृत को तोड़ मड़ोड़ करके जब यूज करते हैं तो उसको बच्चा या बाचा कहते हैं। तो यहां से देख लीजिएगा, चतवारी है, चतारी है, पुष्प, पुष्प प्राकृत में पुष्प है और उसको फूल बोलते हैं। ठीक है। तो यहां से देख लीजिएगा, हम एक आपको पीडीएफ देंगे जिसमें कि आपको जैसे कि एक तत्सम रहेगा और उसका तद्भव रहेगा। ठीक है। तत्सम और तद्भव, जैसे कि संस्कृत में बोला जाता है बाघ, सॉरी हिंदी में बाघ, या फिर क्या बोलते हैं कि ये हो गया आपका तद्भव। हम लोग बोलते हैं हिंदी में बाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बाघ, और संस्कृत में बाघ को व्याघ्र कहा जाता है। क्या? व्याघ्र कहा जाता है। तो व्याघ्र, इसको पूछा जाए कि बाघ का तत्सम रूप क्या होगा, तो वो होगा व्याघ्र होगा। क्या होगा? व्याघ्र होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे भंवरा बोलते हैं, तो भंवरा हिंदी में भाषा में यूज करते हैं। अब ये भंवरा संस्कृत के कौन से भाषा से आया है? तो आया है वो भ्रमर से। किससे? भ्रमर से आया है। तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव की लिस्ट मिल जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ऐसे आप समझ गए होंगे। एक होता है देशज शब्द और एक विदेशज शब्द। तो देशज का मतलब क्या है? जब उसको तोड़ करके देखिए तो देश प्लस ज, मतलब देश में जन्मा हुआ शब्द, देश से निकला हुआ शब्द, देशी शब्द, जो कि देश से ही उसका व्युत्पत्ति हुआ है। ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो शब्द देश की अलग अलग भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं, अलग अलग भाषा से, अलग अलग भाषा में यूज होता था, देश के ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में यूज होता था और उसको हिंदी में यूज कर लिया गया है, तो वो कहलाता है देशज शब्द। देश की आम बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द होते हैं। देश की, जैसे कि देशज शब्द में आप देख लीजिए, चिड़िया है, कटरा है, कटोरा है, खिड़की है, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, अंटा, है ना, ठेठ, ठुमरी, खकरा, चषक, फुनगी, डोंगा, ये सब है ना। अब देखिए देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसीलिए इन्हें देशज कहा जाता है। और देशज याद रखिएगा, देशज शब्द की व्युत्पत्ति का, ये कहाँ से आया है उसकी पता नहीं चलता, बस आम बोलचाल में होते इसका यूज होने लगा, इसीलिए इसे देशज कहा जाता है। ठीक। अब देखिए विदेशज शब्द क्या है? तो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। तो यहां हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत से आए तत्सम, संस्कृत से हुबहू उठा करके ले आए तत्सम, संस्कृत से आया उसका फेर बदल करके आया तद्भव हुआ,
है ना। अगर देसी भाषा मतलब देसी भाषा अपने ही देश के अलग अलग भाषाओं को आम बोलचाल भाषा में धीरे धीरे हिंदी में यूज करने लगे तो देसी भाषा उसका व्युत्पत्ति का पता नहीं चला और विदेशों से जो भाषा हिंदी में लिए गए हैं उसको विदेशी भाषा कहते हैं, विदेशी भाषा कहते हैं। तो देख लीजिए अलग अलग, जैसे कि अलग अलग आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में, अंग्रेजी की बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि आप बोलते हैं ना मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल, आप तो ये नहीं बोलते कि मैं जाता हूं अस्पताल, ऐसा बहुत कम देखते होंगे, बोलते होंगे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में यूज किया जा रहा है और ये एक विदेशज शब्द है। ठीक, आप बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं डॉक्टर के यहां, डॉक्टर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन आजकल हम आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज करने लगे हैं, तो ये क्या हो गया, विदेशज शब्द। अरे थोड़ा अपना बुक देना, तो ये क्या है, बुक क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में यूज करने लगे तो ये विदेशज शब्द है। तो देख लीजिएगा टिकट क्या है, एक विदेशज शब्द है। मोबाइल, मोबाइल का हिंदी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मोबाइल का हिंदी क्या होता है। ठीक है, ये विदेशी भाषा है और यहाँ हम लोग हिंदी में यूज करने लगे तो आम बोलचाल भाषा में, तो ये विदेशज शब्द है। अच्छा, स्टेशन का स्टेशन, ये क्या है, एक विदेशी भाषा है, आम बोलचाल भाषा में यूज होने लगा हिंदी में, तो ये विदेशज शब्द है। अब इसका हिंदी शब्द, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए फारसी के भी कुछ शब्द देख लीजिए, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में यूज होने लगा है तो विदेशज शब्द टाइप होता है। तो आराम देख लीजिएगा एक बार, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दारोगा, ये सब। ठीक है, अरबी भाषा की कुछ है जैसे असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत, ये सब। अब देखिए आगे तुर्की के कुछ भाषा हैं तुर्की से लिए गए, जैसे तोप है, काबू है, तलाश है, चाकू, बेगम, दाब, बारूद, चाकू, ये सब। चीनी से लिए गए, जैसे चीनी से चाय, ये तो याद रहेगा ही, चीनी से चाय और पटाखा, ये सब। पुर्तगाली से, अब जो जो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर राज किए हैं, तो वो अपनी भाषा में यूज करते थे ये सब, तो धीरे धीरे हिंदी भाषी भी यूज करने लगे, तो ये सबको देखना चाहिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, एक बार नजर मार लीजिएगा। कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया, ये सब पुर्तगाली भाषा से लिए गए। अब देखो क्या होता है, व्युत्पत्ति की रचना की दृष्टि से, व्युत्पत्ति मतलब उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसका अर्थ कैसे निकल रहा है, उसको तोड़ा जाए तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा, इस हिसाब से रचना, उसकी रचना कैसे हुई, उसका बनावट कैसे है, कहां से आया, इसके हिसाब से शब्द को बांटा गया है तीन प्रकार से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब ये होता है कि जिस शब्द का अगर हम तोड़ दे, रूढ़ शब्द में जिस शब्द को हम तोड़ दे, दो भाग में अगर कर दे, तो वो उस शब्द तोड़ने के बाद उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे कि हम दो शब्द, दो वर्ण है, ठीक है, ना, नाक, है ना, जब इसको तोड़ दीजिए आप, ना को अलग कर दीजिए, आ को अलग कर दीजिए, है ना, क को अलग कर दीजिए, तो जब इसको तोड़ दीजिएगा तो बताइए इसका तोड़ने के बाद इस टूटे हुए वर्णों का कोई या फिर शब्द का कोई मीनिंग होगा क्या, नहीं होगा। तो एक ऐसा शब्द जिसको तोड़ने के बाद उसको वो एक सार्थक नहीं रह जाता, निरर्थक हो जाता है, तो वही कहलाता है रूढ़ शब्द। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, तो ये सबको आप तोड़िएगा तो इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकलेगा। पानी, अब पानी को पा अलग, नी अलग, है ना, तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। जल, तो ज अलग, ल अलग, इसका कोई मीनिंग नहीं, तो ये सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द क्या है, यौगिक का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ने के बाद, है ना, यौगिक का मतलब होता है योग और योग का मतलब होता है जुड़ना। मतलब कि आप जब कोई दो शब्द हैं, ठीक है, जब कोई दो शब्द और उसको आप जोड़ दीजिएगा तो एक सार्थक शब्द बन जाता है, और अगर उसे अलग अलग भी कर दीजिएगा तो भी उसका खंड भी सार्थक होते हैं, मतलब टूटे हुए रूप भी सार्थक शब्द, मतलब उसका कुछ अर्थ होता है। तो इस प्रकार के शब्द को कहा जाता है यौगिक, यानी कि एक के बिना दूसरा नहीं और दूसरे के बिना पहला नहीं। कहा जाता है ना कपल, कपल। अब कपल का मतलब क्या है, एकदम दो प्रेमी, हम दो प्रेमी, दो दुनिया छोड़ चले, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, तो ये क्या है, यौगिक है। इसके इसमें ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, ऐसा आजकल का कपल में नहीं होता है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर कहा जाए तो इसी तरह से होता है। तो यौगिक मतलब इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। अब आग बबूला, आग बबूला, तो आग अलग कर दीजिए, बबूला अलग कर दीजिए, दोनों का बबूल ये हो जाएगा, मतलब पता चलता है। तो यहां से देखिए दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों की यौगिक से शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, अलग अलग मीनिंग को जोड़ दीजिएगा, अलग अलग शब्दों को जोड़ दीजिएगा तो एक शब्द बन जाता है, तो वो कहलाता है यौगिक शब्द। दोनों के जुड़ने से वो दोनों क्या हो गया, दो दो शब्द जुड़ करके एक एकदम सार्थक बन गया, दोनों क्या हो गया, दोनों आपस में मिल गया, इसके बिना वो नहीं, उसके बिना ये नहीं। एक होता है योग रूढ़ शब्द, क्या होता है, योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द भी एक यौगिक शब्द है, याद रखिएगा, योग रूढ़ शब्द भी एक यौगिक शब्द है। जब हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं, जब दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं
तो मिलने के बाद जो शब्द बनता है उसका मीनिंग और जो मिलाया गया है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक, मतलब यौगिक शब्द ही है, योगरूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही है, लेकिन अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगता है। देखिए, जैसे दो प्रकार के शब्द हमारे पास है, एक लंबा, एक लंब, और दूसरा उदर। तो लंब का मतलब लंबा, उदर का मतलब होता है पेट वाला, और जब दोनों को मिला दीजिएगा आप तो इसका मीनिंग, जो दोनों के मिलने से जो तीसरा शब्द बना है इसका मीनिंग अलग होता है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। बस आप ध्यान रख लीजिएगा, जैसे लंब उदर, उदर, तो इसको मिला दीजिएगा तो लंबोदर होता है, और लंबोदर सुनते ही आप क्या समझेंगे? गणेश जी, है ना, गणेश जी समझेंगे। अब आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है पंकज। अब पंकज जो है तो इसको आप तोड़िएगा तो पंक का मतलब होता है कीचड़, और ज मतलब जन्मना, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला जब आप दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा भाई? दोनों को मिला दीजिएगा तो अब जैसे ही पंकज बोलिएगा तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है कमल, तो ये होता है। तो जब दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाए तो तीसरा शब्द जो बनता है उसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है इन दोनों शब्दों से। ठीक है, अलग ही मीनिंग बताता है, तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा शब्द विचार को अच्छे से देखा है। अब आपको क्या है, तत्सम और तद्भव की एक सूची मिल जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आपको ये सूची चाहिए तद्भव और तत्सम की, जैसे कि आपको मिल जाएगा वो पीडीएफ में। कि जैसे देखिए, तत्सम, तत्सम क्या है भाई? तत्सम है आपका भ्रमर। ठीक है, भ्रमर, और इसका तद्भव रूप क्या होता है? हम लोग जो आम भाषा में बोलते हैं तद्भव, भंवरा। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए तत्सम है आपका भ्रष्टृका, भ्रष्टृका, तो भ्रष्टृका, और इसका तद्भव रूप क्या होगा? जो हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं भट्टी, तो ये हो गया तद्भव, और उसका तत्सम हो गया भ्रष्टृका। ठीक है, संस्कृत भाषा। अब हमको क्या होता है कि एक होता है जैसे भिक्षा, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा, तो भिक्षा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में अगर इसको यूज करेंगे तो तत्सम है, और तत्सम का अगर संस्कृत को अगर तोड़ मरोड़ के इसका यूज किया जाए तो वो होता है तद्भव, और भिक्षा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भीख बोलते हैं। तो इसका ये तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया। तो इस तरह का आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत, एक बार केवल नजर मार लीजिएगा, उस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना है कि हाँ हमको ये लिस्ट चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपसे एक थोड़ी सी एक सूचना है आपके लिए कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको खोरठा ग्रामर यहां से करना है तो आपको क्या करना होगा? गुरु दक्षिणा के तौर पर बहुत कम राशि अदा करनी होगी। देखिए, पूरा खोरठा बिल्कुल कंप्लीट खोरठा करवा दिया जा चुका है, बचा हुआ है थोड़ा सा खोरठा ग्रामर। तो इसके लिए गुरुजी को थोड़ा सा एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा खोरठा ग्रामर आपके लिए अच्छे से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसका ग्रामर का, उसके ग्रामर के प्रैक्टिस सेट भी होंगे, और जो भी ग्रामर कराया जाएगा उसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। और इसमें केवल इतना ही नहीं, पेपर 1 यानी कि पेपर 1 के भी कैसे क्वालिफाई किया जाए आपको उसका गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, और पेपर 2 के, पेपर 1 और पेपर 2 के 5-5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो टोटल आपके लिए एक बहुत ही वर्दवाइल एक कह सकते हैं कि नहीं, इतना कुछ कर ही रहे हैं तो चलिए एक और सही, बहुत कम राशि के साथ गुरु दक्षिणा अदा करके देखिए, गुरु जी को देने में बहुत ज़्यादा मतलब सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत मेहनत का एप्रिसिएशन देखते हैं कि होता है या नहीं। तो चलिए, क्लास इसका जो है 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। 15 जुलाई से आप तब तक के लिए देख सकते हैं इसमें कि इन दोनों नंबर पर, किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिलेगी, और 15 जुलाई से आपकी क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।